यही वो टॉपिक है जो मुझे हमेशा परेशान करता था, और यही वो टॉपिक है जो क्लास 11th में मुझे कोई नहीं समझा पाया था। तो ये वो टॉपिक है जिसके बारे में लोग सोचते थे कि ये +1 चार्ज होता है बहुत से कंपाउंड में, कुछ आयनिक शो करते हैं और कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। तो आज मैं ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ जिसमें आज के बाद आपका कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी। ठीक है, सो अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी। आप लोग ने सोचा होगा कि NaCl जो कि पॉजिटिव और निगेटिव कैटायन और एनायन फॉर्म करता है वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन वही AlCl3 की अगर बात करें एल्युमिनियम क्लोराइड की, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूँ तान्या यादव फ्रॉम केमिस्ट्री हार्ट, और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फजान रूल के बारे में, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो गाइज, आर यू रेडी? चलिए तो बिल्कुल एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ते हैं फजान रूल के बारे में। ये जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फजान ने 2 चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ ये बोली थी कि जो कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी भी 100% आयनिक नहीं होता। इट मीन्स कि अगर मैं किसी भी चीज़ की बोलूँ कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड होता है कभी भी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ देर इज सम कोवेलेंट करेक्टर इन बिटवीन दैम। तो इसका मतलब वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में कोवेलेंट करेक्टर ज़रूर होता है। प्योर 100% आयनिक कोई भी कंपाउंड नहीं होता, चाहे हम कोई भी कंपाउंड ले लें। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या था, ये ऐसा इन्होंने क्यों बोला, इन्होंने ये साबित करके भी दिखाया। तो पहले तो हम इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि क्या बोला था इन्होंने कि नो बॉन्ड, मेरे आँख में लाइट चमक रही है बहुत ज़्यादा, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। there is some covalent character, there is some covalent character associate between them। यानी कि जो कैटायन और एनायन बन रहा है उनके बीच में कोई ना कोई कोवेलेंट जो है कैरेक्टर होता है बॉन्ड में। कैसे होता है, देखो समझना। हमें मालूम है कि जो भी आयनिक बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, एक हमारा जैसे सोडियम ले लिया मैंने प्लस, और आप जानते हो कि सोडियम बेचारा प्लस लिया हुआ है और एनायन है, सॉरी कैटायन है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही छोटा इसका साइज़ होता है। और आपका क्लोरीन है, मैंने बताया था एनायन है, तो उसका साइज़ बड़ा होता है। अब होता क्या है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा साइज़ है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जिसने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी तो उसको मैं बता देती हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से जो अंदर न्यूक्लियस है वो बाहर वाली शेल पे कितना आपका फोर्स लगा सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को खींच सके, उसी को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहता है। अब आप खुद ही सोचो ना, आउटर मोस्ट शेल मतलब आपका शेल जितना छोटा होगा अंदर वाला न्यूक्लियस उतनी अच्छे से तो फोर्स लगा पाएगा। समझ में आ रहा? तो ये क्या करता है, ये प्योर आयनिक फॉर्म ना करके ये क्या करता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे एनायन के, उसको ये अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है इस वजह से कि इसका शेप गोल ना होकर ये कुछ ओवल शेप का हो जाता, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रही है ना, सीधे ना लग के ये इधर से भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, पुल करता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टॉर्शन होता है, ये डिस्टॉर्शन है किसमें, डिस्टॉर्शन इन शेप ऑफ एनायन। तो इस वजह से क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये जो फोर्स लग रही है अलग से, जिसके वजह से एनायन का डिस्टॉर्शन हो गया, इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। हम जेशन लिखने वाले आदत हो गई है, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, लो हम जेडी लिखेंगे भाई, पोलराइजेशन। ठीक है ना, पोलराइजेशन कहते हैं। तो क्या होता है, मैं लिख दूँ यहाँ, in ionic molecule when two
oppositely charged ions क्या होगा, comes together, then अब कौन अट्रैक्ट करेगा, कैटायन अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन टूवर्ड्स, किसके, अपनी तरफ, टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अब वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा कंपाउंड है, जो एनायन है, उसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो क्या होता है, हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, गेट, क्या हो जाएगा बताओ, कुछ होगा, गेट डिस्टर्ब्ड, गेट डिस्टर्ब इटसेल्फ यहाँ लिख दूँ, गेट डिस्टर्ब्ड। ठीक, तो आप समझ में आ गया। तो अब इसी में जो डिस्टर्बेंस आया है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी कि इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब फजान रूल में हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं। और इसका मतलब एक चीज़ और निकल के आई, मोर द पोलराइजेशन, मोर द पोलराइजेशन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा किसी कंपाउंड में पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। मेरी राइटिंग ठीक लगती है तुम लोगों की नहीं, मुझे ही नहीं पता। ठीक है, ख़राब लगे तो भी बता देना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आई, मैं कहाँ लिख दूँ, जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ। तो एक चीज़ क्या समझ में आई कि जितना होगा पोलराइजेशन उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो एक चीज़ समझ में आई कि पोलराइजेशन, लो भैया पोलराइजेशन ही भूल गए कैसे, पोलराइजेशन देखो इधर भी नहीं लिखा, ए लगाना भूल गए, बाप रे, पोलराइजे सॉरी और तो सही यहाँ सही लिखा है मैंने, हाँ एक्चुअली में लाइट पड़ी बहुत तेज आंखों में। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट, क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना, तो पोलराइजेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हमें यही फाइंड करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे फाइंड करना है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन फाइंड करोगे उतना ज़्यादा उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इसको रब करूँ। तो अब इसमें क्या है, अब देखो इसी में आगे मैं बता दूँगी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है, देखो पहली चीज़ तो पोलराइजिंग पावर आपसे पूछ सकते हैं। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है कि जो कैटायन की टेंडेंसी होती है कि एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, इसी को ही हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कुछ शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, उतना ही अच्छा न्यूक्लियस क्या है, बाहर फोर्स लगा पाएगा कैटायन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी एनायन के पोलराइज हो जाने की टेंडेंसी को ही हम लोग पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं, बताओ भाई, मुझे क्लियर हो गया। तब इसमें मुझे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आगे, अब मेन चीज़ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। अब बात करते हैं इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है पोलराइजेशन, उसकी बात करते हैं फजान रूल के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे, देखो दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, कैटायन और एनायन के बारे में ही बात हो रही है। तो हो सकता है उनके साइज़ के बारे में बात करें, उनके चार्जेस के बारे में बात करें, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं होगी। तो बहुत ही दिमाग में इसको रखिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, इवन आपको क्वेश्चन दे देंगे कि ये आयन दे देते, ये कैटायन दे देते, पूछते हैं कि कौन सा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको रखिए, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं साइज ऑफ कैटायन। तो याद रखना कि अब आप खुद सोचो, पहली चीज़ तो हम समझा देते हैं, जैसे आपका कोई एनायन है तो वो जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा ना,
उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा क्या अच्छे से वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो साइज ऑफ, अब क्या होगा देखना, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, more will be the effective nuclear charge. So क्या हो जाएगा, increases polarizability। ठीक है ना। अब इसको मतलब क्या बात समझ में आई, देखना बहुत गंदा तो नहीं लिख रहे हम। चलो अब पोलराइजेबिलिटी, इसका मतलब किसके बराबर होती है पोलराइजेबिलिटी, यार कौन सी भाषा में लिख रहे हैं हम, ये इंक ना बहुत लीक हो रही है। चलो अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि जितना छोटा साइज होगा उतना ही अच्छा होगा। तो हेलिना की रब से फरियाद, चलो इतना है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि जो कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी जो होगी, मार्कर ब्लैक लेना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना छोटा साइज होगा ना बच्चे उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है। अब एनायन में क्या होगा भाई, खुद सोचो, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही वो क्या है, जो अंदर का न्यूक्लियस होगा उससे इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अंदर जो न्यूक्लियस है वो फोर्स बहुत ही कम लगा पाएगा, तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको अगर बाहर से हल्की सी भी कोई अट्रैक्शन की फोर्स मिल गई तो वो क्या करेगा, कूद के चला जाएगा, ठीक है ना, चपाक से। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सो मोर द साइज of cation, more will be escaping tendency of इलेक्ट्रॉन के भागने की, बाहर निकलने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एनायन में हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम एनायन में सबसे बड़ा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन और सबसे छोटा फ्लोरीन, यानी कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इसकी होगी। तो यहाँ पे बात हो जाएगी कि यहाँ पर जो पोलराइजेबिलिटी होती है किसकी, एनायन की, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज। बिगर द साइज बिगर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। अब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दोनों केसेस में सेम होगा। मोर विल बी द चार्जेस ऑफ कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, मोर विल बी द चार्ज ऑन कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन कैटायन में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही बल्ले बल्ले शावा शावा है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं, यहाँ पे सीधे लिख दे रहे हैं, अब इसमें क्या डेफिनेशन लिखे, ठीक है ना, बोल दिया ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, मतलब कि उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारा कैटायन में क्या हो सकता है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है और एल्युमिनियम है। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, एल्युमिनियम की होगी, क्योंकि इस पर +3 का चार्ज होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी तरह से एनायन में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारा हो सकता है कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्राइड, उसके बाद ऑक्साइड, और इधर से हमारा क्या हो सकता है, तुम फ्लोरीन ले लो, फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पोलराइजिंग पावर का ये ऑर्डर है और इसकी पोलराइजिंग पावर का ये ऑर्डर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब भाई फिर वही बात, जहाँ केमिस्ट्री वहाँ एक्सेप्शनल केस। तो अब इसमें क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है कॉपर को लेके, जिसको बोलते हैं स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन या फिर सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत पूछा जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो देखते हैं इवन आपके बोर्ड्स में। तो अब इसमें क्या है, बच्चों को कन्फ्यूज़ करते हैं। सूडो में कुछ नहीं है, सूडो का मतलब होता है झूठा टाइप का, डुअल नेचर दिखाता है सूडो,
मतलब इनर्ट का मतलब है कुछ 18 दिखाता होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हम कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कॉपर को हम पहले तो 29 पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d10। अब रुको, इसको मुझे काउंट करने दो, फिर मैं बताती हूँ। 10 16 17 18 19 20 21 कितना हो जाएगा, 21। हाँ, ये कितना आ रहा है, ये 1 होगा, 4s1 होगा ना, ठीक है ना। 29 हो गया तो 4s1 होगा। अब यहाँ पे जब ये कैटाइन फॉर्म होगा, क्योंकि हम लोग पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, आप भी जानते हो कि एस से निकलेगा। जैसे ही इससे निकला तो होगा क्या, ये इतना देखो अगर ध्यान से, तो आपके पास बचा 3s2 3p6 और 3d मतलब शेल सेम ही है 3d10। इसको अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये 18 दिख रहा है। तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये एक इनर्ट बिहेवियर, इनर्ट गैस की तरह बिहेवियर करता है। और इसी वजह से क्या है, इसको कैटायन को हम लोग बोलते हैं कि सूडो इनर्ट कैटायन कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम सोडियम से। सोडियम का अगर हम देखें तो लास्ट शेल में क्या होता है, लास्ट शेल में अगर इसको सीधे सीधे देखें तो 3s2 होता है। तो s2 और p6 3s2 p6, ठीक है ना। मतलब ये इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, 6 7 8 9 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 2p6 और 3s1, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो d है और यहाँ पे देखोगे तो s है। आपने एक चीज़ पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में, एक शील्डिंग इफेक्ट। जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी होती है, एस में होती है, फिर पी में होती है, फिर डी में होती है और फिर कम एफ में होती है। यानी कि सबसे कम तो एफ में होती है, डी में। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर वाली शेल के, वो आउटर वाली मोस्ट शेल को रिपेल करते हैं ताकि वो न्यूक्लियस के पास ना आ पाए। समझ लो एक जलन के कारण। जलन का मतलब वो नहीं चाहेगा कि बाहर वाला जो है आउटर मोस्ट शेल वाला अंदर आए, मेरे न्यूक्लियस के पास आए, तो वो उसको क्या करता है, रिपेल करता है। इसी को ही हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो डी में एज कम्पेयर टू एस बहुत ही कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी बताओ। इसका मतलब है कि जो डी वाला है ये ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाता, इसका जो इनर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाता। तो अब बताओ ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ेगा। और हमने अभी पढ़ा था कि जिस भी कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो कैटायन ज़्यादा पोलराइज होगा। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो कॉपर की ज़्यादा होगी ना, एज़ कम्पेयर टू सोडियम। क्यों होगी, क्योंकि इसके लास्ट शेल में क्या है, डी है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, इस वजह से क्या है आपका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, ये एस आता है, तो यहाँ पे क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। क्योंकि वो बाहर जो अंदर वाली शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट शेल वाले को, तो क्या करता है वो न्यूक्लियस अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाता। ठीक है, तो इसी में अगर मैं कंपाउंड एक दे दूं कि हमारा NaCl है और CuCl है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो पहली चीज़ तो याद रखना कि इसमें जो है हमारा क्या है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब मोर पोलराइज्ड होगा। क्लियर हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। चलो अब आगे समझते हैं। पूछा जाएगा यू हैव टू फाइंड, कंपाउंड तो दे देंगे, उसमें आपको बताना है कि पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है। तो आपको मिला है Li जो है लिथियम आयोडाइड है और इसके साथ ही साथ आपका लिथियम क्लोराइड है। अब इसमें से आपको बताना है कि किसका ज़्यादा होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कैटायन दोनों में ही सेम है, लिथियम है। लेकिन अगर एनायन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एनायन का साइज ज़्यादा होगा तो बेहतर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्किप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, लिथियम आयोडाइड की एज़ कम्पेयर टू लिथियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई। चार्ज भी दोनों सेम है, चार्ज का भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हर तरह से देखना है, साइज पे जाना है फिर चार्ज पे जाना है। तो चार्ज सेम है और कैटायन तो आपका सेम है, तो आपको एनायन के साइजेस पे ध्यान देना है। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपसे
NaCl और MgCl2 के बीच में बताना है। तो देखो अब इसमें क्या करोगे, अब आप देखोगे कि अरे हाँ मैम यहाँ पे जो है सोडियम का साइज़ छोटा है और मैग्नीशियम का साइज़ जो है वो बड़ा है। तो आप लोग कहोगे कि मैम यहाँ पे मैग्नीशियम का ले लेते हैं, तो ये सही है। और इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, कैसे, अगर यहाँ देखोगे तो मैग्नीशियम पे चार्ज भी तो ज़्यादा है, ये +2 वाला है और ये +1 वाला है, तो भी ये ज़्यादा, मतलब आप दोनों तरीके से देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे CuCl और NaCl के बीच में बताओ। तो भैया इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें तो आपको पता है कि CuCl में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू NaCl। रीज़न बिहाइंड सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या है, Cu का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या आता है, आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे तो 2 8 और यहाँ पे क्या है 18 बन जाएगा। और ये क्या होता है, ये तो ऐसा होता नहीं है, तो इस तरह से ये क्या है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग आपका फजान रूल, देन आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, वॉइस कैसी है, राइटिंग कैसी है, सब बता देना। और प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको देखो, जितने बच्चे हो उनको शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कोई गाँव का है, कोई बहुत दूर है, तो उनको ये हेल्प हो जाएगी कि वो बिना कोचिंग के या अगर स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो कम से कम यहाँ पे फ्री में पढ़ लेंगे। और ये हम लोग की ये चीज़ चलती रहेगी। मैं हमेशा, चाहे जो भी हो, मैं तुम लोग को हमेशा फ्री में ही पढ़ाती रहूँगी। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। बहुत पूछा जाता है, वो भी बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है फॉर्मल चार्ज निकालना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।